हाय, हाउ यू ऑल, कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों का सीजीबी मेंटर्स पर। मैं आप लोगों की, एज यू ऑल कैन सी हियर, मनीषा मैम आप लोगों का स्वागत करती हूँ एडिटोरियल की क्लास में। बहुत ही अमेजिंग है यार एडिटोरियल। कैसे पढ़ना है इसमें, अपनी इंग्लिश की अपनी वोकैबुलरी कैसे सुधारनी है न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ओके, अब एक चीज इंपॉर्टेंट, ये चीज बात समझ लो कि एडिटोरियल का मतलब बेसिकली होता क्या है कि हमारा ना, जो हिंदू का ले लो या इकोनॉमिक्स ले लो, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का ना अलग ही आता है। ठीक है, वहां अगर आप लोगों को एडिटोरियल में से वर्ड्स उठाने हैं, है ना, तो आप एडिटोरियल के कॉलम में से लेफ्ट हैंड साइड कुछ दो, मैं इसकी शॉर्ट्स बनाने की इनफैक्ट सोच भी रही हूँ, तो आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग अपना एडिटोरियल में अपने वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हो। राइट एवरीवन, वो आप लोगों को हेल्प कर सकता है। गॉट इट? हम्म तो शुरुआत करेंगे जल्दी से। कॉम्प्रीहेंशन करने वाले हैं। इनफैक्ट कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों का वही हिंदू से उठाकर लाती हूँ मैं तो, और प्लस वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी जो मैं लेकर आई हूँ ना, बहुत ही बढ़िया यार। आरबीआई हमारी, मतलब ये ग्रेड बी वाले बच्चों, आप लोगों के लिए तो एक नंबर है, फेवरेट वोकैब है इन लोगों की। ठीक है, तो आप लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। तो आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं है, बताइएगा। पानी पी रही हूँ थोड़ा सा। पहला है बेटा प्रोफ्लीगेसी। ठीक है, प्रोफ्लीगेसी का मतलब क्या होता है, इसको ब्रेक कैसे करना है, इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ये सारी चीजें करेंगे एक ही क्लास में। आज की क्लास में सारी चीजें करूंगी, बहुत सारे वर्ड्स लेकर आई हूँ। और मान लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट यू मान लो वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए आज की क्लास में। अब प्रोफ्लिगेसी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि यार वेस्टफुल स्पेंडिंग। ठीक है, फालतू के खर्च जो होते हैं उसको बोला जाता है प्रोफ्लिगेसी। समझना इस चीज को। अब प्रो मतलब, अच्छा तुम्हें समझ अगर पता हो तो यार, आजकल की जेंजी या मिलेनियल्स भी, मॉडर्न मिलेनियल्स भी बोलते हैं यार तू तो प्रो है। राइट, प्रो मतलब बड़ा ही आगे है, तू तो बड़ा फॉरवर्ड है लाइफ में। क्लियर एवरीवन? तो किसी भी चीज की एक एक बहुत ही ज्यादा उसमें हुनर होना इज लाइक प्रो होना, बहुत ही फॉरवर्ड होना किसी भी चीज में। तो प्रो का मतलब फॉरवर्ड हो जाता है बेटा, और फ्लिग का मतलब होता है फैल जाना, फैला देना। ठीक है, तो अब आप ये सोचो, मनी को फैला दिया। ठीक है, और मनी आसानी से नहीं फैलाई जाती, जो केयरलेस होते हैं, मंद बुद्ध होते हैं, वही फैलाते हैं। वरना मेरे जैसे इंसान तो पैसा जेब में छुपा ले और शॉपिंग कर कर आ जाए। क्लियर? यही तो करेंगे, ऐसे कहें फेंक दिया पैसा। सो प्रोफ्लिगेसी को याद रखना। फ्लिग का मतलब होता है फेंक, मनी को स्कैटर कर देना। प्रो इज लाइक फॉरवर्ड। सो यार, फॉर नो रीजन स्कैटर कर देना, मनी को रेकलेसली वेस्ट करना, फैला देना। क्लियर एवरीवन? सो दिस कुड बी वन। इसके सिनोनिम्स देख लो। सिनोनिम्स वही एक्स्ट्रावेगेंस है, वेस्टफुलनेस है, स्क्वांडरिंग है। फ्रुगजालिटी, थ्रिफ्ट, इकोनॉमी इसकी एंटोनिम्स है ना। अब एग्जांपल, गवर्नमेंट की प्रोफ्लिगेसी के वजह से फिस्कल डेफिसिट हो गया था, राइज हो आ गया था, बढ़ गया था फिस्कल डेफिसिट। क्लियर एवरीवन? तो गवर्नमेंट की प्रोफ्लिगेसी मतलब कि वेस्टफुल स्पेंडिंग के वजह से, रेकलेस फालतू के खर्चों के वजह से। नेक्स्ट आते हैं उसी के साथ बेटा, एक्सीजेंसी। अभी हमने पढ़ा था प्रोफ्ली, मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? प्रोफ्लिगेसी। अब वर्ड आया है आप लोगों का एक्सीजेंसी। अब इस वर्ड को कैसे समझोगे बेटा? तो बेटा एक्जी मतलब क्या होता है? एग्जिक मतलब होता है जब हम डिमांड करते हैं। ठीक है, समझ आया? और इमरजेंसी का ये लास्ट वर्ड है। ठीक है, इमरजेंसी मतलब बहुत ज्यादा जरूरी, जल्दी, अर्जेंट हो। तो एक्सीजेंसी का मतलब क्या होता है? अर्जेंट नीड या इमरजेंसी। समझे इस चीज को? सो जब तुम लोग इमरजेंसी बोलते हो, वहां पर तुमको एग्जामिनर वर्ड एक्सीजेंसी जैसा दे देता है। मतलब तुमको पता ही इमरजेंसी है, लेकिन थोड़ा हाई फाई वर्ड देखकर तुम्हारे दिमाग की बत्ती को गुल कर देता है बेसिकली। वो हमें होने नहीं देना। समझ आया? वो हमको होने नहीं देना। अ सिचुएशन दैट डिमांड्स एक्शन नाउ, वो एक्शन
जिसकी अभी जिस जो एक्शन की डिमांड करता है एकदम तुरंत बेसिस पर, इमरजेंसी अर्जेंट बेसिस पर। सो इसके सिनोनिम्स वही इमरजेंसी, अर्जेंसी, नेसेसिटी हो जाता है। उसके बाद बेटा बेटा पवन वघेला हर रोज क्लास होती है, द हिंदू का। हाँ जी चलो, एग्जाम्पल द एक्सीजेंसी ऑफ इन्फ्लेशन फोर्स्ड पॉलिसी टाइटनिंग। मैं हर रोज आप लोगों के लिए द हिंदू का ही लेकर आती हूँ, राइट एवरीवन। अभी जो कॉम्प्रिहेंशन होगा वो भी आप लोगों का किसका होगा बेटा, द हिंदू का ही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डाइलैट्री, ओके, डाइलैट्री इसका मतलब क्या होता है, डिले करना, ठीक है। अब इसको डिलेटरी रीड कर लो, इसको डिलेटरी रीड कर लो। अच्छा, डायलेट कर दिया मतलब स्ट्रेच कर दिया। कभी आप लोगों ने कोई मूवी देखी हो, कोई सीरीज देखी हो, यार सभी बड़े बच्चे हैं तो आप लोगों को भी पता है कि जब एक औरत पेन में आती है ना तो उसको डाइल्यूट होने की बहुत जरूरत होती है, डायलेट होना जरूरी पड़ता है। मतलब उसकी जो लोअर एब्डोमेन है, ओके, वो जब तक स्ट्रेच नहीं होता तब तक दे डोंट स्टार्ट पुशिंग द बेबी, राइट, जो नॉर्मल लेबर पेन में होता है, नॉर्मल डिलीवरी से होता है। क्लियर, तो अब डायलेट का मतलब तो स्ट्रेच हो गया। यहाँ पर वर्ड है, आपको सिखा रही हूँ कि किस तरीके से याद रख सकते हो। डायलेटरी, इससे याद रख सकते हो कि कुछ भी डायले मतलब डिले, याद इसे कर लो इसको, तो कॉजिंग डिले, वो चीज जो डिले कॉज कर रही है, राइट एवरीवन। डायलेशन ऑफ वेन्स हो गया, वेरी गुड। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, स्लो, टार्डी, प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेटिंग। एंटोनिम स्विफ्ट हो गया, एकदम से, तेजी से, जल्दी से, प्रॉम्प्ट, एक्सपीडिशियस, ये सभी क्या है, एंटोनिम्स। एग्जांपल, डायलेटरी रिस्पॉन्स के वजह से, डिले के वजह से बैंक की क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गई थी। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं बेटा इन ट्रांसिजेंस। इन ट्रांसिजेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब है रेफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज। व्हेन यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, आपने कॉम्प्रोमाइज करने से ही रेफ्यूज कर दिया है, पीछे हट गए हो। इनका मतलब बेटा क्या होता है, नॉट। ट्रांसिज का मतलब क्या होता है, टू अग्री। ओके, व्हेन यू आर नॉट रेडी टू अग्री, when you are not ready to agree is intransigence. Intransigence, rigidity, obstinacy, stubbornness, synonyms हो गए। flexibility, compromise, conciliation, antonyms हो गए। एग्जाम्पल देखो, political intransigence stalled reforms। क्लियर हुआ, बताएंगे, क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा, कल्पेबल। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे वर्ड पर कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब क्या होता है, जो ब्लेम डिजर्व करता है, जो ब्लेम डिजर्व करता है। कल्प मतलब कल्प्रिट क्या होता है, अब जैसे कि एक वर्ड कल्प्रिट हो गया, ठीक है, जैसे कि आप लोगों का एक वर्ड क्या हो गया बेटा, कल्प्रिट हो गया। कल्प्रिट जो कि फॉल्ट पर है, जो कि फॉल्ट पर है, तो कल्प्रिट वर्ड से ये कल्पेबल बना। कल्प आपका हमारा हो गया जो फॉल्ट पर है, तो वो इसका मतलब कल्पेबल मतलब जो ब्लेम डिजर्व करता है, राइट एवरीवन, जो ब्लेम डिजर्व करता है। इज दैट क्लियर। ब्लेम वर्दी, गिल्टी, एट फॉल्ट क्या हो गया आप लोगों का, कल वर्ड हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स, इनोसेंट, ब्लेमलेस, आप लोगों के एंटोनिम्स हो गए एक्सोनरेटेड। एग्जाम्पल की बात करेंगे, बैंक वॉज कल्पेबल मतलब ही वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इट वॉज टू बी ब्लेम्ड फॉर द रेगुलेटरी लैप्सेस। समझ आया, आया तो बताइए हाँ, और बोलिए कमेंट सेक्शन में यस मैम। नेक्स्ट आता है पर फंक्शन। पर देखो यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, पर हो गया, फंक्शन का फंक्ट हो गया, टोरी हो गया, पर फंक्ट्री, ठीक है, पर फंक्ट्री, डन विदाउट केयर और इंटरेस्ट। पर मतलब हो गया थ्रू, फंक्शन होता है मतलब काम करना, सो व्हेन यू डू समथिंग टू फिनिश इट, ओके, व्हेन you're doing work just to finish it, गॉट इट। जब हम कोई काम करते हैं बस उसको जल्दी से उसका स्यापा खत्म करने के लिए, तब परफंक्शनरी बोलते हैं। जैसे मैकेनिकल, सुपरफिशियल, हाफ हार्टेडली, गॉट इट। थॉरो, डिलिजेंट, मेटिकुलस आपका एंटोनिम्स हो गए।
कि एकदम दिल से काम कर रहे हो। एग्जाम्पल, द परफंक्शनरी इंस्पेक्शन फेल टू डिटेक्ट फ्रॉड। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए। एमिलियोरेट का मतलब हुआ या रिड्यूस करना सेवेरिटी, मतलब कि अब बेटा मिलियोर का मतलब क्या होता है, बेटर, व्हेन वी मेक थिंग्स बेटर। एमिलियोरेट मतलब जब हम इम्प्रूव करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं। सेवेरिटी मतलब कि चीजों को जब हम रिड्यूस कर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं या फिर बेटर करने की कोशिश करते हैं, बेटर करने की या फिर रिड्यूस करने की। जैसे कि अब खराब करने की कोशिश करते हो तो वर्सन हो गया, एग्रेवेट हो गया, लेकिन इसका मतलब होता है हमारा इम्प्रूव करना, राइट। तो इम्प्रूव, एलिवेट, एनहांस आप लोगों का हो जाएगा। एम्ब्रेस वर्ड भी एक हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा प्रीडिकेटेड, प्रीडिकेटेड। अब यहां पर प्रेडिकेटेड है, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है, प्रेडिकेटेड। क्या है बेटा इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रेडिकेटेड। क्लियर। ये आप लोगों का यहां पर क्या है बेटा, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, सॉरी, ठीक है। ये आप लोगों का प्रीफिक्स है और पीछे ये जो है आपका सफिक्स है, राइट। क्लियर, गेट इट एवरीवन। बेहतर करना, बिल्कुल सही। तो प्रेडिकेटेड मतलब बेस्ड अपॉन, प्री मतलब बिफोर, डिक मतलब यहां पर प्रीफिक्स हो गया, ये सफिक्स हो गया। प्री मतलब बिफोर, डिक मतलब व्हेन वी से समथिंग, DIC, ओके। बेस्ड ऑन समथिंग, अब इसका मतलब क्या हुआ, बेस्ड अपॉन, गॉट इट। सो इसका सिनोनिम फाउंडेड ऑन, डिपेंडेंट ऑन, बेस्ड ऑन, बेस्ड अपॉन, ये सब आपका सेम सिनोनिम्स रहेगा। एंटोनिम्स, जब आप इंडिपेंडेंट हो, अनरिलेटेड हो, डिटैच्ड हो किसी भी चीज से, तो यू नॉट बेस्ड ऑन, यू नॉट डिपेंडेंट ऑन समथिंग, राइट एवरीवन। चलो नेक्स्ट आता है रेटिसेंट। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, अब देखो रेटिक का मतलब होता है साइलेंट, रेटिक का मतलब क्या होता है, साइलेंट, ओके। जब कोई भी चीज चुप रहे, कीप्स क्वाइट, कभी कुछ चीज, कोई भी इंसान, कुछ भी चुप रहे, जब हम अपनी फीलिंग्स को, इंफॉर्मेशन को रिवील ना करें, जब हम हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी फीलिंग्स को रिवील नहीं करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज वेरी रेटिसेंट। अब दैट मीन्स आई डोंट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, ओके ओके, हर किसी के सामने। अब इसको रिजर्व बोल सकते हो आप लोग, इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हो, टैकीटोन बोल सकते हो, साइलेंट बोल सकते हो। एंटोनिम्स हो जाएंगे, फ्रैंक हो गया, टॉकेटिव हो गया, फोर्थ कमिंग हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया, राइट एवरीवन। क्लियर। तो जो RBI थी एकदम रेटिसेंट थी अबाउट फ्यूचर रेट मूव्स। ये वाला वर्ड मैंने आप लोगों को पहले भी एडिटोरियल की क्लास में ही कराया था 3-4 दिन पहले, सर्कमस्पेक्ट, ठीक है। ये वर्ड अब वो वर्ड है जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से आता है, क्योंकि ये वाला वर्ड बार बार रिपीट कर देते हैं, कौन, हमारे न्यूज़पेपर एडिटोरियल वाले। तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है व्हेन वी आर बीइंग केयरफुल एंड कॉशियस, ठीक है, व्हेन वी आर बीइंग केयरफुल एंड कॉशियस एट द सेम टाइम। तो सिनोनिम्स हो जाते हैं कॉशियस, प्रूडेंट, विजिलेंट। एंटोनिम्स रेकलेस, रैश, इम्पल्सिव। सर्कमस्पेक्ट अप्रोच जो थी वो जरूरत थी अनसर्टेनिटी के दौरान। क्लियर, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट आते हैं बेटा ऑब्ड्यूरेट। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है, मतलब होता है जब एक्सट्रीमली स्टबर्न होता है और अपना ओपिनियन चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि अपना ओपिनियन चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, ऑब्ड्यूरेट। गिव मी अ सेकंड। तो अपना ओपिनियन चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, जिद्दी है, बेसिकली स्टबर्न है, अड़ियल है, अड़ रखा है, दैट इज ऑब्ड्यूरेट। अब इसके सिनोनिम्स हो गए स्टबर्न, अनयील्ड, इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, कंप्लायंट, एमिनेबल। आप लोगों के एंटोनिम्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल जो रेगुलेटर था वो ऑब्ड्यूरेट रहा, इवन दो
रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी, डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट के। क्लियर? रिकैल्किट्रेंट, रिकैल्किट्रेंट का मतलब क्या होता है? रिकैल्किट्रेंट का मतलब होता है व्हेन वी रिफ्यूज टू ओबे रूल्स और अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट वर्ड है रिकैल्किट्रेंट, जब हम रिफ्यूज कर देते हैं टू ओबे द रूल्स और अथॉरिटी। सिनोनिम डिफाइंट, रेबेलियस, अनकोऑपरेटिव हो गया। एंटोनिम हो गया ओबीडियंट, कंप्लायंट, डॉकाइल। एग्जाम्पल, रिकैल्किट्रेंट बैंक्स वर फाइंड फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स। अब इसमें एक और चीज समझना बेटा, री मतलब होता है जब हम पीछे जाते हैं, कैलकिट्रेट का मतलब होता है किक। So when we kick back against the authority, when we say no to obey the rules, we are not going to obey the rules in your authority. Clear? नेक्स्ट इज, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का वर्ड एडिटोरियल में बार बार आता है, ठीक है? ये वर्ड भी मैं आप लोगों को पहले भी करा चुकी हूं, पहले भी ये वर्ड करा चुकी हूं। इसका मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल एंड अनप्लेजेंट चेंजेस, जिसको आप प्रिडिक्ट ना कर सको, एज्यूम ना कर सको, जो अनप्लेजेंट हो, नेस्टी चेंजेस हो, जो आपको बिल्कुल ना पसंद आए। तो विसिसिट्यूड्स, विसिसिट्यूड्स का मतलब होता है समथिंग विच इज अनप्रेडिक्टेबल एंड दोस चेंज you know those changes are changes and that change is also not pleasant, unpleasant है, nasty है। so fluctuations up and down, reversal, okay, unpredictability, now nasty, ये सभी चीजें किस में आती है? विसिसिट्यूड्स में आती हैं। एंटोनिम्स में स्टेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, ये सब आता है आप लोगों का एंटोनिम्स में। बिजनेस ने सफर करा था विसिसिट्यूड्स को ग्लोबल इकोनॉमी पर, ठीक है? वो अनप्लेजेंट चेंजेस को सफर करा था, उस वजह से बहुत ही डाउनफॉल आ गया था बिजनेस में। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड बेटा इज इन, इनक्योएट, इनकोएट। गॉट इट एवरीवन? नाउ इन एन अर्ली और अनडेवलप्ड स्टेज पर, ठीक है? रूडिमेंट्री, नासेंट, इंसिपिएंट, आपका क्या हो गया बेटा? इनकोएट के सिनोनिम्स हो गए। मेच्योर, कंप्लीट, फुली डेवलप्ड एंटोनिम्स हो गए। नाउ इंसोसिएंट, इंसोसिएंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंसोसिएंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब कि व्हेन यू आर केयर फ्री, जब लैक ऑफ कंसर्न हो, ज्यादा कंसर्न ना हो, दैट इज लैक ऑफ कंसर्न। केयरफ्री इज कॉल्ड insouciant। क्लियर? क्लियर? तो सिनोनिम्स क्या है? केयरफ्री, नॉन कैलेंट, कैजुअल। एंटोनिम्स क्या है? एंशियस, कंसर्न्ड, विजिलेंट। द एन insouciant एटीट्यूड टुवर्ड्स इन्फ्लेशन इज रिस्की। समझ आया आप लोगों को? प्लीज बताएंगे मुझे जल्दी से। नेक्स्ट, ये वर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ड भी, ऑब्फ्यूस्केट। ये वर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द वर्ड इज ऑब्फ्यूस्केट। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है जब हम डेलिबरेटली कंफ्यूज कर देते हैं, जब हम डेलिबरेटली कंफ्यूज कर देते हैं, दैट मीन्स ऑब्फ्यूस्केट। अब इसके सिनोनिम्स हो गए ना, कंफ्यूज, ब्लर, कॉम्प्लिकेट। एंटोनिम्स क्लेरिफाई, एक्सप्लेन, एल्यूसिडेट कर देना। एग्जाम्पल, टेक्निकल टर्म्स को यूज करा गया था ऑब्फ्यूस्केट करने के लिए, इशू मतलब कि कंफ्यूज करने के लिए, वो भी जानबूझकर, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा एपोक्रिफल। एपोक्रिफल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट जेन्युइन, जेन्युइन नहीं है ये। तो बेसिकली जब जेन्युइन नहीं हो कोई भी चीज, एपोक्रिफल हम लोग क्या, एपोक्रिफल हम लोग यूज करते हैं। सिनोनिम्स है डाउटफुल, अनवेरिफाइड, क्वेश्चनेबल। एंटोनिम्स हैं बेटा जेन्युइन, ऑथेंटिक, वेरीफाइड। और इसी के एग्जाम्पल्स, एग्जैक्टली, एपोक्रिफल रिपोर्ट्स ने पैनिक स्प्रेड कर दिया था मार्केट में। नेक्स्ट वर्ड है बेटा टर्पिट्यूड। नेक्स्ट वर्ड है बेटा टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चे? मतलब कि एक्सट्रीम मॉरल करप्शन, एक्सट्रीम मॉरल करप्शन। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो? देखो, हर एक किसी का वर्ड का मैं आप लोगों के लिए एक तरीका ला रही हूं,
एक ट्रिक लेकर आती हूँ जिससे आप लोगों को वो याद रहे, राइट एवरीवन। तो टर्पिट्यूड, ट्यूरिप्स का मतलब शेमफुल होता है, तो वो बिहेवियर जो शेमफुल है। तो एक्सट्रीम मॉरल करप्शन इज लाइक टर्पिट्यूड होना। टर्पिस का मतलब ही शेमफुल होता है। सिनोनिम करप्शन, डिप्रेविटी, इमोरालिटी। एंटोनिम्स इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, वर्च्यू। एग्जाम्पल फाइनेंशियल टर्पिट्यूड के वजह से, ठीक है, फाइनेंशियल शेमफुल बिहेवियर की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया था इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को। क्लियर। नेक्स्ट इज कॉन्ट्यूमैशियस। नेक्स्ट इज कॉन्ट्यूमैशियस, मतलब कि व्हेन यू विलफुली डिसोबीडिएंट टू अथॉरिटी, जानबूझकर अथॉरिटी के साथ डिसोबे कर रहे हो, ठीक है। तो कौन का मतलब क्या होता है बेटा? कौन का मतलब होता है टुगेदर। ट्यूमैक्स का मतलब होता है स्टबर्न, तो डेलिबरेटली स्टबर्न होना अथॉरिटी के अगेंस्ट, तो जानबूझकर डिसोबीडिएंट होना किसके अगेंस्ट का, किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा हमारा पैंग्लोशियन, मतलब कि अनरीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक, बिना कोई इतना मतलब बहुत एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म होना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना। ओवर ऑप्टिमिस्टिक, रोजी, आइडियलिस्टिक, सभी आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पेसिमिस्ट जो नेगेटिव रहता है, सिनिकल, रियलिस्टिक, सब एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर। उसी के साथ आते हैं बेटा अब हम लोग हमारे वी विल स्किम दिस कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। यू विल लर्न हाउ टू डू स्किमिंग, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे समझा जाता है, पढ़ा जाता है, स्किम कैसे करा जाता है, क्वेश्चन आंसर, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, ये सभी आप लोगों को अभी अभी समझ आएगा, राइट। एक बार देखें कि कितना ज्यादा हमारा, ये देखो पूरे 4 पेजेस का पैसेज है, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको रीड करूंगी और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, और फिर इससे रिलेटेड अपन लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्लियर। इट हैज बीन अ डेकेड, बेसिकली 10 साल हो गए हैं जब से जुवेनाइल जस्टिस, ओके, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट JJA, केयर और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, 2015 में क्या आया था, मतलब लागू करा गया था 2015 में JJ एक्ट, ओके, फोर्स में आया था। ऑल्टरिंग द जुवेनाइल जस्टिस लैंडस्केप, बाय ऑल्टर इज लाइक चेंज कर दिया था उसने जुवेनाइल जस्टिस को, के लैंडस्केप को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था ट्रांसफर सिस्टम को, ठीक है। उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक ट्रांसफर सिस्टम जैसी चीज को इंट्रोड्यूस करा था, जिसने जुवेनाइल जस्टिस की इर्द गिर्द हिला दिया था। एक प्राइवेट मेंबर का बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, एक प्राइवेट मेंबर्स बिल, एक प्राइवेट मेंबर का बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, कब होता है बेटा, 2025 दिसंबर ने, और उन्होंने बोला कि दे विल अमेंड, दे विल चेंज, दे विल रेक्टिफाई करेंगे, उसमें चेंजेस बना देंगे, कर देंगे JJ एक्ट में, और एज की और कम कर देंगे JJ एक्ट की, ठीक है, 16 से 14 साल कर देंगे बच्चों के लिए, जिनको जो लोग हिनियस ऑफेंस कर देते हैं, मतलब माफी ना मिलने वाले ऐसे क्राइम कर देते हैं। तो पहले उसकी एज 16 थी, लेकिन अब हम लोग 14 से 16 कर देंगे, उन्होंने ऐसा बिल में बोला है। दीज आर ऑफेंसेस विद द मिनिमम पनिशमेंट, और ये जो हिनियस ऑफेंस होते हैं इनकी मिनिमम पनिशमेंट 7 साल की होती है, या फिर उनको जेल में डाला जाता है, या फिर मेनी मोर। इफ एनैक्टेड दिस विल परमिट, और अगर लागू हो गया, वो लड़का, मतलब कोई भी लड़का या लड़की कोई भी हो जो इस एज में है, हिनियस क्राइम करा है, तो और अगर वो 14 से 15 साल की उम्र में है, तो वो इम्प्रिजन भी हो सकते हैं, और उनको कोई भी पनिशमेंट मिल सकती है, राइट एवरीवन। टू पोटेंशियली बी एक्सपोज टू एडल्ट क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस, तो वो कहते हैं कि उनको परमिट मिला जाएगा कि 14 से 15 साल के बच्चों को एक्सपोज किया जाएगा, जो हिनियस क्राइम में पकड़े जाएंगे, गिल्टी प्रूव होंगे क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेसेस में, और रेट्रीब्यूशन को प्रायोरिटाइज करने में। तो बट एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी ट्रांसफर सिस्टम के साथ,
कि जो इंडियन जुवेनाइल जस्टिस था इट इज प्रिमाइज्ड ऑन द फिलोसफी, उनकी क्या फिलोसफी थी कि जो चिल्ड्रन है वो डेवलपमेंटली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, वो एडल्ट से डिफरेंट होते हैं, राइट? और चेंजेस कर आ जाते हैं उनकी लाइफ में अगर उनको वो सही राह दिखाई जाए। तो इसके रिस्पॉन्स में जब दिल्ली गैंग रेप हुआ था 2012 में, तो जे एक्ट, रिमेंबर 2012 का गैंग रेप जो हुआ था बस में, द जे एक्ट टुक अ प्यूनिटिव टर्न। तो उस टाइम पर जुवेनाइल जस्टिस ने एक बहुत ही यू टर्न ले लिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न लिया था, इंट्रोड्यूस करा था उन्होंने उस टाइम पर ट्रांसफर सिस्टम, जिसमें 16 से 18 साल के बच्चे जो लोग हिनियस ऑफेंस करते हैं उन लोगों को जुवेनाइल उनको एडल्ट्स की तरह ही क्या करा जाएगा, ट्राई करा जाएगा, एडल्ट्स की तरह ही माना जाएगा। क्लियर? कि अगर उन्होंने इतने हिनियस क्राइम करे हैं 16 to 18 वाले, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, एडल्ट्स की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। सॉरी, देयर मेंटल कैपेसिटी, वो कहते हैं कि उनकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की जो एबिलिटी होती है ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, दे आर असेस्ड अमंग अदर थिंग्स, ठीक है, उनकी मेंटल कैपेसिटी की बात हो गई, उनके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करी, वो हर चीज को असेस किया जाता है। तो अगर उस बच्चे को जे से एडल्ट में ट्रीट किया जाता है, द चिल्ड्रंस कोर्ट कैन ट्राई देम एज एन एडल्ट, चिल्ड्रन का जो कोर्ट होता है वो एडल्ट की तरह उनको ट्राई कर सकते हैं या फिर उनको चाइल्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो ये जो चेंज है इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय द एविडेंस और बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करा था और उन्होंने एग्जामिन करा इस बिल को और ये देखा it to be contrary to domestic and international standard juvenile justice. So basically they disagreed कि उनको तो ये बात नहीं मजा आया कि वो लोगों के अकॉर्डिंग जब उन्होंने ये रिलीज कर दिया कि भाई 16 to 18 को एडल्ट की तरह ट्रीट करा जाएगा, तो भाई वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट जा रहे हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमिटी। तो एविडेंस इज नाउ इमर्जिंग दैट द ट्रांसफर सिस्टम इज फ्रॉट विद आर्बिट्रेरीनेस, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंफ्यूजन। तो एविडेंस क्या से क्या इमर्ज हो रहा है, एविडेंस ये इमर्ज हो रहा है कि जो ट्रांसफर सिस्टम है ना उसमें बहुत क्या है, बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, ये साइंटिफिकली भी इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो ट्रांसफर सिस्टम को। तो अगर आप बाय रिक्वायरिंग असेसमेंट ऑफ वेदर अ चाइल्ड न्यू द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हम उस बच्चे को पूछताछ करेंगे तो अगर उससे पूछते हैं ना कि कॉन्सिक्वेंसेस का तुम्हें पता है क्या होगा, ठीक है, तो उसकी मेंटल कैपेसिटी के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तो अब ये जो फ्रेमवर्क है वो शिफ्ट करता है अटेंशन डेवलपमेंटल स्टेज से लिव्ड सर्कमस्टांसेस एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन ऑफ ब्लेम पर। सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि कोई भी ये लोग जो काम करते हैं ऐसे हिनियस क्राइम करते हैं ना, अब अगर उसने उसको कॉन्सिक्वेंस को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार मुझसे गलती हो गई है, तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब उनको फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में डाल देते हैं कि चलो एटलीस्ट बच्चा चेंज हो सकता है। लेकिन बच्चे ने अगर ऐसा काम करा है तो वो बच्चा कहाँ से हो गया, क्लियर, राइट? तो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, नो टूल्स एग्जिस्ट दैट कैन डिटरमाइन इफ अ मेंटल कैपेसिटी एट द टाइम। सो साइंटिफिकली तो रॉन्ग है ना बेटा, ये साइंटिफिकली तुम कैसे बोल सकते हो बच्चे से पूछताछ करी उसने एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब कि वो उसने गिल्टी हो गया है और अब वो ठीक हो जाएगा, ऐसा जरूरी है क्या, पॉसिबल है क्या? So no tools exist that can determine if a child is, ऐसा कोई टूल ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो हमको ये बता दे कि चाइल्ड जो है उसकी जो कैपेसिटीज है वो अडल्ट लेवल की है एक क्राइम करने के लिए, और रेट्रोस्पेक्टिवली assess their consideration bearing the little mental capacity at the time of alleged offense, और उनकी मेंटल कैपेसिटी क्या थी उस टाइम पर जब वो ऑफेंस कर रहे थे। क्लियर? तो असेसमेंट्स
have turned into considerations bearing little relationship to developmental capacity, such as whether वो जो एक्ट था वो गलत था, ठीक है, उस बच्चों को उसको उसका डर है, उसको अरेस्ट होने से डर लगता है, या वो डिस्क्राइब कर सकते हैं कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस उनके एक्शंस के. सो सिमिलरली प्लेस्ड चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू स्टार्कली डिफरेंट आउटकम्स. तो इन लोगों को ये डिफरेंट आउटकम्स में रखा जाता है बच्चों को, रिजल्टिंग अब ये जो अलग अलग केस होते हैं ना, उनके अलग अलग डिफरेंट आउटकम्स हैं. गॉट इट? तो हाउएवर केयरफुली डिवाइस्ड कैन रिजॉल्व द इनहेरेंट इनइक्वालिटी. लेकिन अगर इस पर अच्छे से ध्यान दिया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये जुवेनाइल में जो बच्चे आते हैं, क्राइम करते हैं, हिनियस क्राइम, वो ठीक हो सकता है. ठीक है, उसके लिए हमको एक प्रोसेस चाहिए जो अंडरमाइन करेगा रिहैबिलिटेशन ऑब्जेक्टिव, क्रिएट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बच्चों के कमेंट नहीं आ रहे तो फोन रख रही हूँ बेटा मैं यहाँ पर, ठीक है. तो क्रिएट करेगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बच्चों की, और रिजल्ट करेगा बच्चों का वल्नरेबल स्टेज पर हेल्प कर सकेगा. राइट एवरीवन? और डिस्क्रिमिनेटरी, बिना डिस्क्रिमिनेशन वाले आउटकम्स आएंगे. तो एक्सपेंडिंग दिस मैकेनिज्म, जब हम इसको मैकेनिज्म को एक्सपैंड करते हैं एज यंग एज 14, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग आर्बिट्रेंस एंड एन अर्लियर एंड मोर मल्टीपल स्टेज ऑफ, वो कहते हैं कि 16 से 14 की एज पर आ जाना चाहिए इस चीज के लिए. द रियलिटी ऑफ एडोलेसेंट ऑफेंडिंग द प्रेजेंट बिल. तो जो प्रेजेंट बिल में जो बच्चा है वो जो क्या हो रहा है बेटा, ऑफेंड कर रहा है. तो जो प्रेजेंट बिल है वो ये कहता है कि कोई नोटिसिएबल इंक्रीज नहीं हो रहा है सीरियस क्राइम्स में, जो कि 14 से 16 साल तक का हो. सिर्फ रिड्यूस हो जाती है एज विच इज नेसेसरी, और वो उसमें अकाउंटेबिलिटी वगैरह पर भी आ जाता है. राइट? हाउएवर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2023 का रिकॉर्ड क्या रहा है? 31,365 केसेस को रजिस्टर करा गया था बच्चों की लड़ाई में विद द लॉ, विच कॉन्स्टिट्यूटेड 0.5 ऑफ ऑल क्राइम रजिस्टर दैट ईयर. ठीक है, तो अब फर्दर ऑफ द 40,036 ICLs चिल्ड्रन इन कंफ्लिक्ट लॉ, और उसमें 2023 में 79%, दैट मीन 31,610, वो एज ग्रुप था उनका जिन्होंने क्राइम करा था, दैट वाज 16 to 18, और बाकी जो थे वो 12 to 16 थे, कॉन्स्टिट्यूटिंग द रिमेनिंग 21%. तो NCRB ने, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये दो डाटा दस डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करा एनी क्लेम दैट यंगर एडोलेसेंट्स, जो यंगर एडोलेसेंट्स हैं स्पेसिफिकली वो जो 14 से 16 साल के बीच में हैं, वो ड्राइविंग फोर्स हैं बिहाइंड एन इंक्रीज इन सीरियस क्राइम. अब वो बच्चे जो 14 से 16 साल की उम्र में हैं, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इस इंक्रीज में सीरियस क्राइम के, जो हिनियस क्राइम हो रहे हैं. राइट एवरीवन? अब ये जो प्रपोजल है ना, ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ चिल्ड्रन एंटर द क्रिमिनल. तो ये जो पूरा बिल है, बेसिकली ये जो प्रपोजल है, वो बताता है कि ये जो बच्चे 14 से 16 साल की उम्र में क्रिमिनल सिस्टम में कैसे घुस जाते हैं. अब कुछ उनका स्ट्रक्चर, बेसिकली उन लोगों का फाउंडेशन ही ऐसा रहा है जहां पर वो रहते हैं कि वो इस तरीके से क्राइम करने लग जाते हैं. क्लियर? यहाँ पर इट बेयर्स रिकॉलिंग दैट मेनी चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ आर साइमल्टेनियसली चिल्ड्रन. अब वो बच्चे जो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक, जो क्राइम करने लग गए हैं, उन लोगों को केयर की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है. ठीक है, जिनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है और इस वजह से इनहेरिट कर रहे हैं वो क्राइम को. अगर हम एज को लोअर डाउन कर देंगे, ठीक है, तो रिस्क ड्रॉ हो जाएगा, रिस्क ड्रॉइंग दीज चिल्ड्रन डीपर इनटू प्यूनिटिव प्रोसेस. ठीक है, तो रिस्क भी बढ़ जाएगा उनका विदाउट, और सिस्टम इंप्रूव नहीं होगा. हम लोगों को सिस्टम इंप्रूव करना है, तो ऑटोमेटिकली बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम की जड़ से जाना है. वो एक मैंने 12th क्लास में एक पेड़ क्या है बेटा,
एक पोअम है, वो कहते हैं कि भाई पेड़ को यहाँ से मत काटो फिर उग जाएगा, उसकी रूट को काट दो तो नहीं उगेगा। तो इसकी जड़ को हमें बंद करना है, वरना क्राइम तो होते ही रहेंगे। अच्छा, कैसे? उन लोगों के लिए इंप्रूव करना होगा सिस्टम। गॉट इट एवरीवन? एक्सपोजर टू एडल्ट क्रिमिनल प्रोसेसेस कैरी सीरियस। अब जब हम एडल्ट क्रिमिनल प्रोसेस में उन बच्चों को ले जाते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको उतने ही सहन करने पड़ते हैं बड़ों वाले, एंड दैट इज डिफिकल्ट यार बच्चों के लिए। बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करो, अब हो गई उनसे गलती तो बट वो सिस्टम ठीक करो कि उनको ऐसा क्राइम करने की जरूरत ना पड़े। स्कूल फॉर एग्जाम्पल डिटेंशन इंटरप्ट, सब इन सब चीज, अब तुम स्कूल नहीं जा पाते हो, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, मेंटल मेंटल हेल्थ बढ़ नहीं पाती है। अच्छा, क्रिमिनल जो क्राइम की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसके वजह से तुम यू you नो know, वो एक जनरेट होता है उनके मन में कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, रिवेंज आता है उनके मन में, राइट एवरीवन? और प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट विद द जस्टिस, और जब जस्टिस चाहने के चक्कर में साइकोलॉजिकल स्ट्रेन आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो अपने आप में बहुत ही टायरिंग, प्यूनिटिव है, ट्रॉमेटाइजिंग है, चाहे कैसा भी आउटकम हो। विद एविडेंस कि चिल्ड्रन जो है वो स्टिल इलीगली डिटेन हो रहे हैं पुलिस स्टेशन में और एडल्ट प्रिजन में उनको रखा जा रहा है, कॉन्ट्ररी टू स्टैचुरी सेफ गार्ड, राइट? जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करना जरूरी है, इज द सिस्टमैटिक, वो जो सिस्टेमिक फेलियर है और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने का, दैट इज वेयर वी आर लैगिंग बिहाइंड। फिक्स करो सिस्टम को, बच्चों को नहीं। तो जो बिल है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स पनिशमेंट एट एन अर्लियर एज एंड डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द नीड फॉर अर्ली इंटरवेंशन। तो जो द बिल है वो शिफ्ट कर रहा है सिस्टम को टुवर्ड्स पनिशमेंट, बचपन में पनिशमेंट दे दो, डाइवर्ट कर दो उनका अटेंशन फॉर अर्ली इंटरवेंशन, स्ट्रेंथनिंग करो, फैमिली को स्ट्रेंथ दे दो, एजुकेशन दो, मेंटल हेल्थ की सपोर्ट दो, और सिस्टमैटिक चेंजेस अपने आप आ जाएंगे। तो जो लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट्स हैं एट ब्लरिंग द डिस्टिंक्शन, मतलब जो लेजिस्लेटिव, जो जुडिशियल अथॉरिटी के जो अटेम्प्ट्स हैं कि एडोलेसेंस और एडल्टहुड के बीच में जो डिस्टिंक्शन को ब्लर करते हैं, इंक्लूड करता है उनका कि ब्लर कर देते हैं, विच इज ब्लर करने से क्या होता है, फाउंडेशन वीक नहीं हो पाता, फिर बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट होता है, उन लोगों की क्वालिटी होती है, क्योंकि लॉ के सामने तो अगर गोल इज टू रिस्पॉन्ड मीनिंगफुली, अगर हमारा यही गोल है कि मीनिंगफुली हम लोगों को इस सीरियस हार्म से हटना है, तो आंसर प्रोटेक्शन विड्रॉ करने से नहीं मिलेगा, बट उसकी स्ट्रेंथ में इन्वेस्ट करने को मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस को, कम्युनिटीज को, जो बच्चों को सपोर्ट करेंगे बिफोर, हाँ, जिससे पहले कोई हार्म अकर हो। तो रिकास्टिंग सच सिस्टमैटिक फेलियर डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये जो आप लोगों का बिल है सिर्फ ये आपकी प्रॉब्लम का भी सॉल्व नहीं करेगा, ये सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस को ट्रांसफर कर देगा और बाद में भी एडल्टहुड में भी आपको उसको फेस करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज ऑल। आप लोगों का ये स्किमिंग कराई है मैंने आप लोगों को। तो व्हाट इज द सेंट्रल क्रिटिसिज्म? सेंट्रल क्रिटिसिज्म क्या है आप लोगों का ऑफ फ्लोरिंग द एज थ्रेशोल्ड फ्रॉम 16 to 14 years अंडर द प्रपोज अमेंडमेंट टू द जेजे एक्ट? सेंट्रल क्रिटिसिज्म क्या करा है? तो वो जो हमारे राइटर है ना, वो जो डिमांड कर रहे हैं इस चीज को ठीक करने के लिए कि सिस्टम ठीक करो, इट वो वायलेट कर रहे हैं, चाहिए पैसेज पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में हमने नहीं बोला है, उसको नहीं कर रहे हैं बेटा। इट इग्नोर्स एम्पायरिकल क्राइम डेटा एंड एंट्रेंचेस आर्बिट्रीनेस इन जुवेनाइल जस्टिस। इट कॉन्ट्रडिक्ट्स इंटरनेशनल, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, ओवरलोड नहीं कर रहा है कॉम्प्लेक्स केसेस, इग्नोर कर रहा है एम्पायरिकल क्राइम डेटा एंड एंट्रेंचेस आर्बिट्रीनेस। यहाँ पे लिखा हुआ ये कि फर्स्ट पैसेज में था ना ये रहा, it was not supported either by empirical evidence or by the parliamentary standing committee that had examined the bill and found it to be contrary to domestic and international standards of juvenile. Next is
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द ऑथर्स ऑब्जेक्शन, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कैप्चर करता है ऑथर का ऑब्जेक्शन टू ट्रांसफर सिस्टम? It is administratively inefficient and time consuming. It is in with public demand for stricter punishment. It relies on subjective assessments that shift focus from development to blame. It undermines the authority of juvenile justice board. Transfer system best capture the author's objection. Administratively inefficient and time consuming. टाइम कंज्यूमिंग के बारे में तो कहीं बात नहीं करी है ना, राइट? फिर उसके बाद आता है बेटा आप लोगों का इट इज इनकंसिस्टेंट विथ पब्लिक डिमांड। इनकंसिस्टेंट है पब्लिक डिमांड से फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। नो बेटा, इसके बारे में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रिलाई करता है असेसमेंट पर जो शिफ्ट करती है फोकस डेवलपमेंट से ब्लेम पर। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा cited in the passage, which inference is most accurate? Crime among adolescents aged 14 to 16 has risen sharply. Younger adolescents account for the majority of serious crimes? No. Most are repeated offenders? No. Children in conflict with the law form a negligible proportion of total crime. Younger adolescents account for the majority of serious crime. Crime among adolescents aged has risen sharply. That in the passage, which inference is most accurate? NCRB वाले sentence पर जाते हैं. If you remember, however, NCRB पर इतना cases were registered in children which constituted of all crimes registered that year. Further, itna still apprehended was between 16 and with those aged between 12 to 16 remaining 20. The NCRB data does directly contradict that any claim younger adolescents between 14 to 16 are driving force in serious crimes. Okay, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 to 16 बढ़ चुका है। ठीक है, क्लियर? इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, राइट बेटा? नाउ next is the passage suggests that many adolescents enter the criminal justice system primarily due to policing and weak surveillance, no structural vulnerabilities and unmet welfare needs. Yes, उनकी welfare needs पूरी नहीं होती थी ना बेटा, प्रॉपर डिमांड्स बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो पाती थी, दैट इज द रीजन वो ऐसे क्राइम कर बैठते हैं, राइट? Which of the following would the author most likely support as an alternative to the proposed amendment? Which of the following would the author most likely support as an alternative to the proposed amendment? They have closed investigation. Nahi. They believe Grok should be available only in Europe. Nahi. They will monitor and evaluate whether the measures are truly effective. दे फुली अप्रूव एक्सेस। बेटा इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इनमें से एक भी ऑप्शन ही सही नहीं है, ठीक है? नॉट अ सिंगल ऑप्शन, ये हमारे पैसेज से रिलेटेड ही नहीं है। चलो नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द टोन एंड अप्रोच? टोन आपकी क्या है, अप्रोच क्या है? अलार्म कर रही है आपको? नहीं। डिस्क्राइब कर रही है? नहीं। इमोशनल अपील है? नहीं। एविडेंस ड्रिवन क्रिटिक है ये, ठीक है? तो सी ही हो जाएगा इसका। समझ आया आप लोगों को? प्लीज बताइएगा मुझे, समझ आया आप लोगों को? मैम 0.5 को नेग्लिजिबल मान सकते हैं या नहीं? 0.5 को नेग्लिजिबल मान सकते हो ना आप, ठीक है? ये रहा ना क्वेश्चन, कहाँ लिखा हुआ है? यंगर एडोलेसेंस ऑफ द मेजॉरिटी, तो बेटा इसका ये ए वाला आ जाएगा ना कि क्राइम जो होता है एडोलेसेंस में 14 to 16 में बड़ा था। ओके, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ फॉर्म अ नेग्लिजिबल पोर्शन ऑफ टोटल क्राइम, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ बेटा, है ना? चलो
आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा आज की एडिटोरियल क्लास। मिलेंगे अभी आप लोगों से 3 बजे, या 3 बजे मिलने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट होगा, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो गया आपका, एंड कंडीशनल्स आज की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। एग्जैक्ट 3 बजे लाइव आ जाऊंगी और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रही हूँ इसी चैनल पर। तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दो इस सेशन को भी, और जो 3 बजे वाला सेशन है उसमें भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स एकदम दिल और दिमाग से पढ़ाने आने वाली हूँ आप लोगों के पास 3 बजे इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच सो मच सो मच एवरीवन। बाय बाय।